नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। एआई का नया युग, नैतिकता और वैश्विक शक्ति संतुलन की चुनौती। जून के पहले दिन आई खुशखबरी, जीएसटी से भर गया सरकार का खजाना। बंगाल को दूसरा उत्तर कोरिया न बनाए, शर्मिष्ठा पनौली के समर्थन में उतरी कंगना रनौत। बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को बड़ी जिम्मेदारी, अंडमान निकोबार के प्रमुख के रूप में संभाला पदभार। साइबर फ्रॉड कवर वाले बीमा लाएं कंपनियां, वित्त मंत्रालय का निर्देश, आम लोगों को होगा फायदा। केरल के श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर में 270 साल बाद होगा दुर्लभ महाकुंभ अभिषेक। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में कामिल फाजिल की परीक्षा कराने और डिग्री देने की मांग पर जारी किया नोटिस। भारत में कोरोना के मामले तोड़ रहे रिकॉर्ड, एक हफ्ते में 1200% बढ़ गए मरीज, इन राज्यों में सबसे अधिक केस। 1.5 साल से कर रहे थे तैयारी, रूसी एयरबेस पर यूक्रेनी हमले को जेलेंस्की ने बताया शानदार, 170 ड्रोन हुए इस्तेमाल। और नॉर्थ ईस्ट में अभी जारी रहेगी बारिश, राजस्थान में भी करवट लेगा मौसम, दिल्ली समेत अन्य राज्यों का हाल बदहाल। और अब समाचार विस्तार से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कोडिंग, एल्गोरिदम और डेटा का खेल नहीं रह गया है। बदलती दुनिया में अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रख रही है। इसी बहस को नया आयाम दिया है भारत ने BRICS यानी ब्रिक्स मंच पर। ब्राजील में हुई ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत ने साफ कहा है कि दुनिया को अब नैतिक एआई की ओर बढ़ना होगा, जो सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों के नजरिए से भी काम करें। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि एआई के युग में हमें एक ऐसा सांस्कृतिक इकोसिस्टम बनाना होगा जो विविधता का सम्मान करे, मानवता को गहराई दे और साझा मूल्यों पर टिके विकास को आगे बढ़ाए। शेखावत का ये बयान साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक लाभ या भौगोलिक दबदबे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लोगों के बीच समझ, सहिष्णुता और सभ्यता का पुल भी बनना चाहिए। 2 दिन पहले गत वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के जीडीपी में 7.4% की बढ़ोतरी के शानदार प्रदर्शन के बाद अब जीएसटी संग्रह से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता नजर आ रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ के पार चला गया। मई माह में जीएसटी संग्रह पिछले साल मई के मुकाबले 16.4% की बढ़ोतरी के साथ 2,01,050 करोड़ रहा। इस साल अप्रैल में 2.37 लाख यानी कि 2 करोड़ 37 लाख का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह किया गया था। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीने में 4,37,767 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हो चुका है, जो गत वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 14.3% अधिक है। चालू वित्त वर्ष के बजट में जीएसटी संग्रह में 11% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई माह के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 35,434 करोड़ तो एसजीएसटी की 43,902 करोड़ रही। आईजीएसटी के मद में 1,08,836 करोड़ तो सेस के मद में 12,879 करोड़ रुपए वसूले गए। मई माह में 27,210 करोड़ का जीएसटी रिफंड रहा। इस प्रकार मई में जीएसटी का शुद्ध संग्रह 1,73,841 करोड़ रहा, जो पिछले साल मई के शुद्ध संग्रह की तुलना में 20.4% अधिक है। भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में कोलकाता पुलिस के हाथों गिरफ्तार इन्फ्लुएंसर व छात्रा शर्मिष्ठा पनौली का समर्थन किया है। विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ और जय श्री राम को उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया गया अपशब्द बताया। तृणमूल सांसद महुआ मोहित्रा ने काली को मांस खाने वाली व शराब स्वीकार करने वाली देवी बताया। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने इस्लाम धर्म में पैदा नहीं होने वालों को दुर्भाग्यशाली कहा। फिर भी उन लोगों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि शर्मिष्ठा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद की परिस्थितियों को लेकर टिप्पणी की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने रविवार को अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाल लिया है। अंडमान और निकोबार कमांड भारत का पहला और एकमात्र संयुक्त संचालन कमांड है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल हैं।
अंडमान और निकोबार कमान का पदभार संभालने से पहले वो रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। लेफ्टिनेंट जनरल राणा को 19 दिसंबर 1987 को गढ़वाल राइफल्स की 10वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। 37 वर्षों के करियर में उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाला है। उनकी सेवा में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण टीम और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ कार्यकाल शामिल है। विभिन्न युद्धक और ट्रेनर विमानों पर 4000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव रखने वाले एयर मार्शल मनीष खन्ना ने रविवार को दक्षिणी वायु कमान का कार्यभार संभाला। उन्हें 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। देश भर में साइबर फ्रॉड में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इससे लोगों को कई बार वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सभी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्हें साइबर फ्रॉड जैसे जोखिम को कवर करने वाले उत्पाद लॉन्च करने का निर्देश दिया। वर्ष 2024 में देश में इंश्योरेंस फ्रॉड की वजह से लोगों को 1.77 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जो पूर्व के वर्ष के मुकाबले 2 गुना है। वित्त मंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में ग्राहकों की जरूरतें भी बदल रही है और उसे ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को नए उत्पाद बाजार में लॉन्च करने चाहिए। केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर में 270 साल बाद एक दुर्लभ महाकुंभाभिषेक होने जा रहा है। ये 8 जून को होगा। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में लंबे समय से लंबित जीर्णोद्धार कार्य हाल के दिनों में पूरा हुआ है। इसके पूरा होने के बाद मंदिर में भव्य तरीके से अगले सप्ताह महाकुंभाभिषेकम, भव्य अभिषेक जिसे कहते हैं, होगा। मंदिर में रह रहे पुजारियों की माने तो इस अनुष्ठान का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊर्जा को सुदृढ़ करना और मंदिर की पवित्रता को फिर से जागृत करना है। बता दें कि 270 साल बाद ये खास प्रकार का महा अनुष्ठान होने जा रहा है। मंदिर प्रबंधक श्री कुमार ने इस संबंध में बताया कि सदियों पुराने मंदिर में 270 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद इस तरह का व्यापक जीर्णोद्धार और उससे जुड़ी रस्में हो रही हैं और अगले कई दशकों में ऐसा फिर से होने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में कामिल, स्नातक और फाजिल स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा कराए जाने और डिग्री देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की ओर से दाखिल याचिका पर जारी किया है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परीक्षा कराने और डिग्री देने के लिए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को अधिकृत करे। ये भी मांग की गई है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ को निर्देश दिए जाएं कि वो यूजीसी एक्ट की धारा 22 के अनुसार कामिल और फाजिल की परीक्षा कराए, नतीजे घोषित करे और डिग्री दे। ये नोटिस प्रधान न्यायाधीश BR गवई, अगस्टिस जॉर्ज महिसिया और AS चंदरकर की पीठ ने 30 मई को टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। भारत में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर रोज मरीजों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। इस वक्त देश में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 3000 को पार कर गई है। शुक्रवार को शनिवार को कोविड से 4 मौतों की पुष्टि भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1 जून को देश में कोविड के 3758 एक्टिव मामले नजर आए। पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना वायरस के केस में 1200% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले में रूस को भारी नुकसान भी हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने रूस में शानदार ऑपरेशन चलाया है। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य रूस के सैन्य लक्ष्य रहे, जिसे पाने में यूक्रेनी सैनिक काफी हद तक सफल हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं इस एक्शन को उन्होंने सही बताया। बता दें कि रविवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दिया और बताया कि ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक तरफ समय से पहले मानसून की दस्तक से लोगों में खुशी रही, तो वहीं पूर्वोत्तर में भारी बारिश ने लाखों लोगों को प्रभावित किया।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक बारिश का यही सिलसिला देखने को मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी एवं इससे सटे इलाकों में भी मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी आने वाले 1 से 2 दिनों तक हल्की बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। दिल्ली में रविवार शाम को हुई बारिश के बाद तापमान में कमी देखने को मिली। वहीं आईएमडी ने बताया कि राजस्थान में भी मौसम करवट लेने जा रहा है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आने वाले 5 से 7 दिनों तक बारिश का यही सिलसिला पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिल सकता है। बता दें कि भारी बारिश और बाढ़ से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्थिति बदहाल हो रही है। असम में ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और 15 से अधिक जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और इसमें 78,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।